हेलो, राधे राधे दोस्तों, आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत। मैं चर्चा करूंगा आज एग्रीकल्चर को लेके। एग्रीकल्चर में हम देख रहे थे प्री बोर्ड। मैंने आपसे वादा किया था कि जो भी हमारे लक्ष्य क्लासेस के अंदर जो ऑफलाइन बैच है, ऑफलाइन बैच के अंदर जो टेस्ट होंगे यानी कि जो प्री बोर्ड करवाया जा रहा है उनका सॉल्यूशन मैं यूट्यूब पे करवाऊंगा और करवा चुका हूं भाई साहब। अभी ये कौन सा पेपर अपना, ये आज सेकंड पेपर कौन सा है, सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर का करवा चुका हूं, उसके अलावा हाफ ईयरली का पेपर सॉल्यूशन हो चुका है, मॉडल पेपर सॉल्यूशन हो चुका है। अब बचा सिर्फ अपना कौन सा वाला 2024-25 वाला पेपर, चॉइस जो पेपर था ना एग्रीकल्चर का, उसका सॉल्यूशन करवाना है। एक 2023 का करवाना है और उसके बाद में ये प्री बोर्ड के 3 पेपर होंगे, जिसमें से आज सेकंड वाला कर रहे हैं, एक थर्ड वाला और उसका भी सॉल्यूशन करवा दूंगा। इसके अलावा बोर्ड का जो पिछला वाला पेपर है ना, उसका भी सॉल्यूशन करवा दूंगा। भाई साहब जैसा वादा किया उसी के अनुसार कार्य कर रहे हैं। ये ललक है आपकी कि आप कितना उसको कवर कर पा रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर अभी भी कोई बच्चा सक्रिय नहीं हुआ है तो इसका मतलब है भाई साहब वो पढ़ाई से बिल्कुल भी अलग जा चुका है। समझो बात को, अभी टाइम है, अभी कवर कर सकते हो। अभी ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखो। इसके अंदर यूट्यूब पे जो आपकी वीडियो डाल रहे हैं ना, अरे कोई सा भी हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायो का हो, चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे मैथ का हो, उन सबको वीडियो को देखो आप। उनको आपको जो फैकल्टी पढ़ा रही ना, वो निश्चिंत रहो आप उसके प्रति। क्यों? क्योंकि वह चीज जो वह एक्सप्लेन करके फिर उन चीजों को डिलीवर कर रही है और आप उन बातों को नॉर्मल लेते हो। तो अभी भी वक्त है, अभी भी समझो, अभी भी इन चीजों को आगे कवर करो। और लक्ष्य क्लासेस 7 है, आप कमेंट करो कि सर हमारे लास्ट में ये दिक्कत आ रही है, उस चैप्टर में दिक्कत आ रही है, उस चैप्टर का सोल्यूशन करवाया जाएगा ना। ठीक है ना बेटा, यही किया जा सकता है। अब देखो पूरी बुक कवर करना ये थोड़ा पॉसिबल वाला काम नहीं रहा। आपको पता है कि यूट्यूब पे इतना मीटर देना, हमारे ऑफलाइन वाले बच्चों को वैसे पता ही है ये चीजें। ठीक है ना, अब आगे स्टार्ट करते हैं आज क्लास को। ठीक है, देखो आज की क्लास में क्या है, आज की क्लास में ले रहा है प्री बोर्ड पेपर, और प्री बोर्ड पेपर का सॉल्यूशन करेंगे आज। कौन सी सब्जेक्ट का? एग्रीकल्चर का। 56 में से 56 क्या लिखा हुआ है? 56 में से 56 पक्का कर लो भाई साहब, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। क्योंकि क्या देखना है, सेम टू सेम जो तुम्हारे बोर्ड का पेपर है ना, उसके आधार पर ही पेपर डिजाइन किया गया है, उसी के आधार पर इसको सेम टू सेम रखा गया है। देखो आगे क्या कह रहा है, ये कौन सा पेपर है? पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट का सॉल्यूशन करवा चुका हूं भाई साहब, पेपर हाफ ईयरली का पेपर का सॉल्यूशन करवा चुका हूं, उसके अलावा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। आज प्री बोर्ड पेपर फर्स्ट का हो चुका है, प्री बोर्ड सेकंड की बारी है आज। और वही तरीका जो अपने पीछे अपनाया था ना, वही तरीका हम आज अपनाएंगे। ठीक है, चलो आज की शुरुआत करते हैं। देखो सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, नो टेंशन, बिल्कुल आपको कोई भी घबराना नहीं है। आप कमेंट करो, हमारे को बताओ कि सर इस चैप्टर में आ रही है, इस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, उसको हम कवर करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है ना, ठीक है बेटा, आगे की शुरुआत करें। हाँ सर, आगे क्या करो आप। ठीक है, ये 2024 का पेपर का प्री बोर्ड पेपर है। देखो आगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बेटा। पहले क्या है? शुष्क व गर्म जलवायु के लिए उपयुक्त फल वृक्ष है। अब भाई साहब देखो, सबको पता लग गया होगा, शुष्क व गर्म जलवायु के लिए उपयुक्त फल वृक्ष है। और कौन सा है? अगर जिसको आता है तो तुरंत कमेंट करेगा कि शुष्क व गर्म जलवायु के लिए उपयुक्त फल वृक्ष कौन सा है। और कौन सा है? अरे ये तो है बेर। कौन सा है? बेर। बेर के लिए कौन सी जलवायु चाहिए? अरे बेर के लिए कौन सी जलवायु चाहिए? इसके लिए चाहिए शुष्क। कौन सी जलवायु? शुष्क जलवायु चाहिए। अगला क्या है? आम के लिए कौन सी जलवायु चाहिए? अरे इसके लिए तो चाहिए भाई साहब उपोष्ण जलवायु। कौन सी चाहिए? इसके लिए चाहिए आपने को उपोष्ण, उष्ण या उपोष्ण जलवायु। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आम। सेब के लिए क्या चाहिए? सेब कौन सी क्लाइमेट का है? सेब भैया कौन सी क्लाइमेट का? अरे शीतोष्ण जलवायु वाला। कौन सी जलवायु हुआ है? शीतोष्ण जलवायु। अर्थात कौन सा क्लाइमेट? टेम्परेट क्लाइमेट, शीतोष्ण जलवायु। ठीक है भाई साहब, आगे देखो, आगे क्या बच्चा? अंगूर। अरे अंगूर के लिए कौन जलवायु चाहिए? इसके लिए भी चाहिए कौन सी? उपोष्ण। ठीक है, तो अपना आंसर क्या था? अपना आंसर था ऑप्शन नंबर ए। क्या था अपना आंसर? ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि शुष्क व गर्म जलवायु के लिए उपयुक्त फल कौन सा है? और वो कौन सा है? बेर। बेर का वानस्पतिक नाम क्या होता है? अरे तुम क्या कमेंट करोगे? बेर का वानस्पतिक नाम। और बेर का वानस्पतिक नाम क्या होता है बताओ? बेर का वानस्पतिक नाम कमेंट करना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिट्रस कैंकर रोग संबंधित है। अरे सिट्रस कैंकर रोग किसमें होता है? सिट्रस कैंकर रोग संबंधित है। और किसमें होता है? अरे मैंने बताया था कि नींबू होता है ना, नींबू के ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं, और वो किसमें होते हैं? अरे किसमें होते हैं? वो तो सर नींबू वर्गीय फलों में होते हैं। और क्या होता है? किसमें होता है? नींबू वर्गीय, नींबू वर्गीय फलों में। और क्या होते हैं? धब्बे हो जाते हैं, काले धब्बे। और वो कौन सा रोग है? वो है बेटा सिट्रस कैंकर रोग। और किसमें होता है? नींबू वर्गीय फलों में। इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि
कौन सी? अमरूद की लाल गुद्दे वाली किस्म है। अमरूद की एक प्रसिद्ध किस्म है जो कि कैसा रहता है, जिसका जो गुद्दा रहता है ना, अरे जो गुद्दा रहता है वो कैसा रहता है, लाल रहता है। तो कौन सी किस्म है बताओ भाई साहब? अमरूद की लाल गुद्दे वाली किस्म है। और कौन सी है? सरदार, ललित, हिसार सफेदा, अर्का किरण। मैंने बताया था लाल ललित, लाल ललित, लाल ललित। तो कौन सी है? ललित। कौन सी है? अरे कौन सी है? लाल धब्बे वाली, लाल धब्बे वाली। ठीक है, इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, तुम्हारा ध्यान रखना है, ये हमारे द्वारा मॉडिफाई किए हुए हैं। देखो आगे आगे क्या था? प्रमाणित बीज पर किस रंग का टैग लगा होता है? अरे बीजों के टैग, बीजों के टैग आपको याद रखने हैं। मैंने जो पिछली वाली वीडियो थी ना उसमें पूरे टैग बता दिए। अरे मैंने एक साथ ही करवा दिए, जितने भी अपने तुम्हारे बीज दे रखे ना उनके सबके टैग कहाँ लिखवा दिए? एक ही स्लाइड पे लिखवा दिए थे भाई साहब, जो पिछले तुम्हारे पास है। और इनको लेना चाहो तो टेलीग्राम चैनल हमारा सर्च करना, लक्ष्य क्लासेस देवली, उसके ऊपर आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, जो मैं करवा रहा हूँ ना पीपीटी वाली, ये वहां पर मिल जाएगी। देखो नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कह रहा है कि पीले रंग, क्या पूछ रहा है कि प्रमाणित बीज पर किस रंग का टैग लगा होता है? अरे प्रमाणित बीज पर किसका लगा होता है? प्रमाणित बीज लगा होता है नीले रंग का। किसका? नीले रंग का। ये तो किस पे होता है? ये तो होता है बेटा प्रमाणित बीज पर। प्रमाणित बीज अतः सर्टिफाइड, किसानों को द्वारा दिए जाने वाला बीज कौन सा है? प्रमाणित बीज। कौन सा है बेटा? प्रमाणित बीज। आगे देखो पीले रंग का, पीले रंग का नहीं होता सर, कौन सा होता है? सुनहरे पीले रंग का, सुनहरे पीले रंग का। और सुनहरे पीले रंग का किस पे होता है? ये होता है बेटा प्रजनक बीज पर। किस पे होता है? ये होता है प्रजनक बीज पर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? सफेद रंग का। और सफेद रंग का तुम्हारे होता है, अरे सफेद तो कौन होती है? माता होती है, जिसमें किसी भी प्रकार का धब्बा नहीं होता है, वह कौन होती है? माता होती है। और सफेद रंग कौन है? सफेद रंग किसका होता है? अरे सफेद रंग तो आधार बीज का होता है। और आधार बीज को क्या बोलते हैं? मातृ बीज। क्या बोलते हैं? मदर सीड। और मदर सीड किसको बोला जाता है? आधार बीज को। क्यों बोला जाता है? क्योंकि माता पर किसी भी प्रकार का धब्बा नहीं होता है। और उनका कैरेक्टर कैसा होता है? अरे उनका कैरेक्टर बिल्कुल क्या होता है? बिल्कुल क्लीन चिट व्हाइट होता है। तो कौन से बीज होते हैं? मात्र बीज होते हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग शब्द किसने किया था? अरे ये तो किया था वाल्ट नॉर्थबोर्न ने। किसने किया था? नॉर्थबोर्न ने। किसने किया था? नॉर्थबोर्न ने। अरे वाह सर वाह, बता दिया आपने। और कब किया था? अरे ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग किया था कब? 1940 में। कब किया था सर? 1940 में। और एक बुक है, अरे बुक का नाम लिखो, बुक का। ये बुक इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी किताब छापती इसको। और बुक का क्या नाम है? द साइलेंट स्प्रिंग। क्या है? द साइलेंट स्प्रिंग। और एक कौन सी है? लुक टू दी लैंड। क्या है? लुक टू दी लैंड। लिखो सर, बुक का नाम लिखो आप। इसकी बुक क्या है? इसकी बुक का नाम बेटा लुक टू दी लैंड। ये लो भाई साहब, ये आ गया। कब किया था? 1940। किसने किया था? नॉर्थबोर्न ने। और क्या किया था? ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रथम बार प्रयोग। हार्वर्ड क्या है? अरे हार्वर्ड ये स्वंडीवाल। अरे किसके जनक है भाई साहब? ये कमेंट कर दो तो आनंद आ जाए। क्या आ जाए? आनंद आ जाए। अरे कौन सी? गोबर की खाद बनाने की एक विधि है जिसके जनक है ये स्वंडीवाल एंड हार्वर्ड। अरे भाई साहब कमेंट करो, याद आना चाहिए। ये तो तुम क्या बताओगे मेरे को? इसका आंसर बताओगे कि ये किसके जनक है? तुरंत कमेंट आ जाना चाहिए। तुम्हारे को मैंने बता दिया ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया, कब किया और कौन सी बुक में किया। ठीक है सर, आगे बताओ आप, आगे बताओ। आगे क्या है? आगे क्वेश्चन देखो, बूंद बूंद सिंचाई विधि का विकास कहां से हुआ है? अरे बूंद बूंद सिंचाई विधि को क्या बोलते हैं? ड्रिप इरिगेशन। क्या बोलते हैं? ड्रिप इरिगेशन। और ड्रिप इरिगेशन का विकास कहां से हुआ है? अरे ये तो बताओ भाई साहब, कहां से हुआ सर? ये तो हुआ सर इजराइल से। आपने बताया था कहां से हुआ है? इजराइल से। ऑप्शन डी राइट। लेकिन ड्रिप इरिगेशन में एक मुख्य पॉइंट है, ड्रिप इरिगेशन में जो जल का दबाव होता है, क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन तो ये है क्या कि ड्रिप सिंचाई विधि होती है, ड्रिप इरिगेशन, इसमें जल का दबाव कितना रखा जाता है। इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा फिर आंसर बताऊंगा। तब तक किस बच्चे का कमेंट आता है? आज मैं भी यही हूं। देखो नेक्स्ट, अरे जोश रखो, जोश। हाउ इज द जोश? यस सर। कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि की खोज किसने की थी? अरे कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि की खोज किसने की थी सर? अरे सर सीएन आचार्य ने। अल्बर्ट हावर्ड तो आप बता चुके हो हमारे को, नाडेब काका ने। और किसने? सुल्तान अहमद ने। अरे सर ये तो की थी सीएन आचार्य ने। किसने की थी? सीएन आचार्य ने। और कौन सी विधि की थी? इंदौर विधि की। किसने की थी? सीएन आचार्य ने। वेरी गुड सर, ये तो हमारे हो गया। आगे बताओ आप, आगे क्या है? नाडेब काका। अरे नाडेब काका क्या है? कंपोस्ट बनाने की विधि विकसित किसने क्या की? कंपोस्ट बनाने की विधि।
ठीक है। और क्या है इंदौर विधि, इंदौर विधि के बारे में एक ध्यान रखना है, ये कहां से विकसित की गई है, ये विकसित की गई बेटा एक संस्थान है, इसका नाम क्या है, अरे इस संस्थान का मुख्य पॉइंट क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन ऑफ इंदौर, कहां से विकसित की गई है, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन इंदौर से। कौन सी विधि, इंदौर विधि। और विकसित किसने की है भाई साहब, सीएन आचार्य ने। किसने की है, सीएन आचार्य ने। सर यहां तक हमारे क्लियर हो गया, इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए। देखो आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है, एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है। अरे मैंने तुमको बता रखा है, क्या बता रखा है कि एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है, एग्रोनॉमी बताओ जल्दी से। अभी एग्रोनॉमी का विच्छेद करते हैं, एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है ये बाद में देखेंगे, पहले एग्रोनॉमी कितने शब्दों से मिलकर बना है। और देखो एग्रोनॉमी को बोलते हैं अपन एग्रोनॉमस, क्या बोलते हैं, एग्रोनॉमस। और कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से, एक तो होता है एग्रोज और दूसरा क्या है, नोमोस। एग्रोज का मतलब क्या होता है, अरे एग्रोज का मतलब क्या होता है, भूमि, क्या होता है, भूमि। और नोमोस का मतलब क्या होता है, प्रबंधन, अर्थात भूमि का प्रबंधन किसमें किया जाता है, एग्रोनॉमी में किया जाता है। और एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द है, एग्रोनॉमी बेटा ग्रीक भाषा का। कौन सी भाषा का, ग्रीक भाषा का। ग्रीक भाषा का एक शब्द जिसका नाम क्या है, एग्रोनॉमस। किसे लिया गया है, एग्रोनॉमस से, ठीक है। और कौन सी भाषा का शब्द है ये, ग्रीक भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्या है, चिनोपोडियम एल्बम। चिनोपोडियम एल्बम किस खरपतवार का वास्तविक नाम है। भाई साहब एक क्वेश्चन मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा, जेड में मिलेगा, जेड में नहीं मिलेगा, बोर्ड में मिलेगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। और वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा तुम्हारे को क्वेश्चन क्या है, चिनोपोडियम एल्बम किस वास्तविक खरपतवार का नाम है। तुम बताओगे, मैं तब तक दूसरा बताता हूँ, मोता का क्या होता है, अरे मोता का क्या होता है, अरे मोता का वास्तविक नाम क्या होता है, इसका साइप्रस क्या होता है, साइप्रस रोटेंडस। सत्यानाशी का क्या होता है, आर्जीमोना मैक्साकोना, आर्जीमोना मैक्साकोना। देखो इसका होता है आर्जीमोना मैक्सोना। नेक्स्ट क्या बचा, धूपघास। और धूपघास का क्या होता है, अरे धूपघास का क्या होता है, धूपघास का होता है साइनोडोन, साइनोडोन डेक्टाइलोन, साइनोडोन डेक्टाइलोन। ये किसका होता है, धूपघास का। और बचा क्या सर, बथुआ बच गया। और बथुआ क्या है, चिनोपोडियम एल्बम। क्या है, कौन सा है, आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। देखो आगे नेक्स्ट, एक एक का संधि विच्छेद। अरे एक एक को पूरी को एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या, क्योंकि इससे दूसरा क्वेश्चन नहीं बन सकता तुम्हारे, तो वही चीज यहां कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र। क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहां स्थित है। और ये कहां स्थित है भाई साहब, ये गाजियाबाद का है, गाजियाबाद। और गाजियाबाद कहां पड़ता है, यूपी के अंदर। कहां पड़ता है, यूपी के अंदर। और देखो भाई साहब सिक्किम, सिक्किम कभी भी पूछ ले, सिक्किम क्या है कि भारत का प्रथम जैविक राज्य, भारत का प्रथम जैविक राज्य। और जैविक राज्य कौन सा है, सिक्किम। तो लिखो भारत का प्रथम जैविक राज्य। और वो जैविक राज्य कौन सा है, सिक्किम। अगला देखो, गोबर की खाद में फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा होती है। और एक गोबर की खाद में प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसको देखो क्या पूछ रहा है, गोबर में फास्फोरस की मात्रा। अरे गोबर के अंदर कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं, पोषक तत्व 3 पाए जाते हैं। और कौन कौन से होते हैं, देखो एन पी के। और कितनी मात्रा होती है, इसके अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है कितनी परसेंट, इसमें पाई जाती है 0.5%। और इसके अंदर फास्फोरस कितना होता है 0.25%। और पोटेशियम की मात्रा कितना 0.5%। ऑप्शन क्या पूछ रहा है, फास्फोरस की मात्रा। तो फास्फोरस की मात्रा कितनी बतानी है, अरे ये होती है 0.25%। ठीक, इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए। अरे स्पीड से चलेंगे, अब ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, तुम्हारे को सबको आते हैं। अगला क्या है, संपर्क शाकनाशी क्या है, संपर्क शाकनाशी क्या है। संपर्क शाकनाशी का मतलब होता है, शाकनाशी कितने प्रकार के होते हैं, शाकनाशी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं स्थानांतरित शाकनाशी, एक होता है संपर्क शाकनाशी। संपर्क शाकनाशी का मतलब यह है कि जब तुम किसी खरपतवार का नियंत्रण करोगे, अगर नियंत्रण करने पर उस खरपतवार को तुम लोगों ने फसल में प्रयोग किया, अगर वो उसकी लीफ पर प्रयोग हुआ तो उसका इफेक्ट लीफ पे रहेगा। वो तो कौन
कहलाएगा संपर्क शाकनाशी। और जैसे तुम लोगों ने लीफ पे डाला वो पूरे भाग पौधे पर फैल गया, वो कौन सा कहलाएगा? स्थानांतरित शाकनाशी। अपने को पूछ क्या रहा है? संपर्क शाकनाशी। और संपर्क नाशनाशी कौन सा है? संपर्क नाशनाशी कौन सा है? 2,4-D। कौन सा है बेटा? 2,4-D कौन सा है? ये है संपर्क शाकनाशी। अगला देखो, अगला क्या पूछ रहा है? अगला पूछ रहा है कि अलसी लिंसेड का कुल है। अरे अलसी लिंसेड का कुल है, अलसी लिंसेड का कुल है, बताओ अलसी लिंसेड का कुल कौन सा है? सर पोएसी है। अरे नहीं, पोएसी तो किसका होता है? ये तो होता है अनाज वाली का। नेक्स्ट क्या है? एस्टेरेसिया। नहीं। फेबेसी किसका होता है? फेबेसिया लेग्यूमिनेसी किसका होता है? दलहनी। और नेक्स्ट क्या है? लाइनेसी। लाइनेसी किसका होता है बेटा? अलसी का। किसका होता है? अलसी का। और एस्टेरेसी किसका होता है? एस्टेरेसिया कंपोजिटी किसका होता है? सूरजमुखी का। ये लो भाई साहब, हो गया एक्सप्लेन। ये किसका आंसर था? इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि गाय में मध्यकाल के प्रकट होते हैं और कब होते हैं? गाय, भैंस, भेड़, बकरी। अरे कभी भी पूछ ले, भेड़ को छोड़ दो और सभी के लक्षण कब प्रकट होते हैं? 19 से 21 दिन में। किसके? गाय के, भैंस के और किसके? बकरी के। और भेड़ के कब होते हैं? भेड़ का पूछ ले कभी भी तो भेड़ के कब होते हैं? 16-17 दिन बाद। ये किसके होते हैं? भेड़ के यानी कि सीप के। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। देखो बेटा आगे नेक्स्ट क्या पूछा है? बीटल नस्ल की बकरी का मूल उत्पत्ति स्थान है। बीटल नस्ल की जो बकरी होती है उसका मूल उत्पत्ति स्थान क्या है? इटावा, ब्रिटिश सोमानिया, गुरदासपुर या स्विट्जरलैंड। और बीटल कहाँ की है? बीटल पंजाब की है। और पंजाब में कौन आते हैं रे बेटा? अरे पंजाब में कौन आता है? स्विट्जरलैंड आता है क्या? नहीं सर, स्विट्जरलैंड नहीं आता है। स्विट्जरलैंड की तो कौन है? टोगनबर्ग है। टोगनबर्ग कहाँ की है? टोगनबर्ग स्विट्जरलैंड की है। टोगनबर्ग कहाँ की है? अरे टोगनबर्ग भाई साहब कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की है। नेक्स्ट क्या है? इटावा। अरे इटावा कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। और गुरदासपुर कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। और बीटल कहाँ की है? बीटल है बेटा कहाँ की नस्ल है? पंजाब की। और इटावा से क्या है? यूपी। यूपी की नस्ल कौन सी है? एक सेकंड रुको बेटा, एक सेकंड रुको। देखो इसका आंसर क्या है? अरे आगे क्या आ रहा है? अरे 2 मिनट के लिए विलंब। क्या हुआ? तुम कहां चले गए? सर हम यही हैं। क्या है? इटावा। अरे इटावा कहां है? यूपी में। अरे यूपी की कौन सी नस्ल है? जमुनापुरी। कौन सी पुरी? जमुनापुरी। नेक्स्ट क्या है? ब्रिटिश सोमानिया। और यहां से कौन सी है? बारबरी। कौन सी है? बारबरी। भाई साहब एक नंबर एक्सप्लेन। कौन सा? एक नंबर एक्सप्लेन। तुम्हारे को बता रहा था मैं, तुम्हारे को बता रहा था ना कि पूरे पेपर को घुमा के रख दूंगा। अरे कहां से पूछेगा क्वेश्चन? कहां से पूछेगा क्वेश्चन? अगला क्या है आंसर? आंसर है सर ऑप्शन नंबर बी। क्या है आंसर? क्या है? ऑप्शन नंबर बी। देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पूछ रहा थनैला रोग का रोगजनक है। थनैला रोग का कौन सा है? अरे थनैला रोग का तुरंत बताओ क्या है सर? अरे थनैला का बाद में बताएंगे और क्वेश्चन को बाद में करेक्ट करेंगे। पहले ऑप्शनों को काटेंगे। और ऑप्शन कैसे काटेंगे? ऑप्शन में देखो, तुम्हारे ऑप्शन में देखो। पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है? ऑप्शन में कह रहा है बेसिलस एंथ्रेसिस। और किसका होता है ये? तो अरे ये तो होता है किसका? एंथ्रेक्स का। किसका होता है? एंथ्रेक्स का। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? क्लोस्ट्रिडियम सोवियाई। अरे कौन है? ब्लैक क्वार्टर। कौन सा है? ब्लैक क्वार्टर। ये लो भाई साहब बीक्यू। बीक्यू का रोग कारक का नाम क्या है? क्लोस्ट्रिडियम सोवियाई। अगला क्या है? अरे आगे पास्टोरेला बोविसेप्टी का मैंने बताया था गलगोटू। गलगोटू के सभी रोग कारक अलग अलग होते हैं, ये तुम्हारे को पता होना चाहिए था। अरे यार क्या दे दिया? बोविस्टिका दे दिया। अरे किसका पूछ लिया इसने? अरे ये तो किसका पूछ लिया? भैंस में गलगोटू। अगर कभी भी पूछ ले कि गलगोटू का रोग कारक का नाम क्या होता है तो पास्टोरेला मल्टोसिडा। क्या? पास्टोरेला मल्टोसिडा। अगर अलग अलग पूछे तो तुम्हारे को उसकी प्रजाति ऐड कर देनी है। ठीक है सर, याद गोवा। ये किसका होता है? ये होता है गलगोटू। अरे गलगोटू में भी किसका? गलगोटू में भी किसका? अरे गलगोटू में भी भैंस का। ठीक है सर, यहां तक हो गया।
आगे वो कौन सा बचा, स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेसिया, और ये किसका होता है, थनेला, और थनेला को क्या बोलते हैं, थनेला को बोलते हैं मेस्टाइटिस, क्या बोलते हैं, मेस्टाइटिस। ये लो भाई साहब, ठीक है। इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था तुम्हारे कौन सा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखो आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आगे रिक्त स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट पूछ रहा है आरएफ 101 किस प्रमुख किस्म है, अरे आरएफ 101 किस्म है, और किसकी किस्म है भाई साहब, अरे ये तो किसकी किस्म है, ये तो किस्म है मेथी की, किसकी किस्म है, मेथी की, लिखो यहां पर। नेक्स्ट, नेक्स्ट पूछ रहा है बायो 902 का दूसरा नाम क्या है, अरे बायो 902 किसकी किस्म है, पहले तो ये कमेंट करो, इसका दूसरा नाम तो मैं बता दूंगा तुम्हारे को, दूसरा नाम तो कौन बताएंगे सर, आप बताओगे, लेकिन हम बताते हैं ये किसकी किस्म है, अरे ये किस्म किसकी है, अरे ये किस्म किसकी है, मेरा कमेंट करके जाना राजा, राजा कमेंट करके जाना आज कि ये किस्म किसकी है, नहीं किया तो भाई साहब भारी काम हो जाएगा। किसकी किस्म है ये, अरे ये तो बताओ मेरे राजा किसकी किस्म है, और ये किसकी किस्म है, ये तो तुम्हारे को पता होना चाहिए था। मैं तो इसका दूसरा नाम बताता हूं, दूसरा नाम क्या है इसका, पूसा जे किसान, क्या है, पूसा जे किसान। ठीक, आगे देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पूछ रहा है कि देश का प्रथम जैविक राज्य, अरे मैंने बता दिया पहले ऑप्शन में, ये तो तुम बताओगे, और इसका आंसर क्या था, अभी बताया था ना कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र तो कहां स्थित है, गाजियाबाद यूपी के अंदर, लेकिन क्या है, क्या पूछा, पूछा ये कि भारत का प्रथम जैविक राज्य क्या था, और प्रथम जैविक राज्य कौन सा है, प्रथम जैविक राज्य कमेंट करो भाई साहब, यह कौन सा, यह है सिक्किम, क्या है, सिक्किम। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो जल्दी से, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पूछ रहा है कि अच्छे बीज उत्पादन का वास्तविक उपयोगिता मान कितना होता है, वास्तविक उपयोगिता मान कितना होना चाहिए, अरे कभी भी कोई सा भी बीज हो उसका वास्तविक उपयोगिता मान कितना होना चाहिए, उसका वास्तविक उपयोगिता मान कितना होना चाहिए, बीज का वास्तविक उपयोगिता मान कितना होना चाहिए, और ये कितना होना चाहिए, 75% से अधिक कितना होना चाहिए, 75% से कम नहीं होना चाहिए, और मेन क्या है 75%। ठीक है सर, इसका आंसर हो गया। आगे बताओ राइजोबियम का उपयोग है, मैंने बताया था राइजोबियम, एजोराइजोबियम और एजोस्पाइरिलम तीनों का अलग अलग उपयोग है। यह किसका पूछ रहा है, राइजोबियम का, तो राइजोबियम में क्या आएगा, यहां आएगा दलहनी, किसमें प्रयोग लिया जाता है उनको, दलहनी फसलों में। आगे देखो आईपीओम का पूरा नाम क्या है, अरे इसका नाम लिखो भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या है, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर मूवमेंट। ठीक है सर, ये आईफोन का पूरा नाम हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि बताओ सर आधार बीज का स्रोत है, और आधार बीज किसका स्रोत है, आधार बीज से पहले कौन सा बीज आता है, प्रजनक बीज, कौन सा बीज, प्रजनक बीज। तो लिखो भाई साहब, ये हो गया प्रजनक बीज। आगे देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में गाय की गिर नस्ल का उत्पत्ति स्थान है, और गिर कहां की है, गिर भाई काठियावाड़ी, गंगूबाई काठियावाड़ी। और क्या पूछ रहा उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान क्या है, गिरवन गुजरात, गिरवन गुजरात। ठीक है, यहां तक आंसर, अरे कमेंट समझ में आ रहा है क्या। अगला देखो प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए, एक तो पंक्ति में क्या है, सिंचाई क्या है, अरे सिंचाई की परिभाषा बतानी पड़ेगी तुम्हारे को, अरे सिंचाई की परिभाषा बताओ सर, अरे सिंचाई का मतलब क्या है, पौधों को, क्या पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देना या पौधों को उनकी जैविक क्रियाएं सक्रिय रखने के लिए कृत्रिम रूप से दिया गया जल, और वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बेटा सिंचाई।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। नेक्स्ट पूछ रहा है फलों को पकाने हेतु किस रसायन का उपयोग किया जाता है। अरे बताओ रे मेरे राजा, फलों को पकाने में किस रसायन का उपयोग किया जाता है। अरे तुम्हारे को पता होना चाहिए क्या, कौन सा रसायन होता है इथाइलिन। क्या होता है इथाइलिन। इथाइलिन को अपन क्या बोलते हैं इथ्रेल। क्या बोलते हैं इथ्रेल। और इथ्रेल को अपन क्या बोल देते हैं, अरे इथ्रेल को एक और नाम दिया गया है और वो क्या दिया गया है इथाइलॉक्सिन और इथाइलिन इथ्रेल। और इनकी मात्रा कितनी प्रयोग में ली जाती है ये ध्यान रखना है। फलों को पकाने के लिए कितनी मात्रा ली जाती है इनकी 500 से 1000 ppm। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था, फलों को पकाने तो किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या है। आगे पूछ रहा है बीज की परिभाषा। बीज की परिभाषा तुम लोग सबको पता है। बीज की परिभाषा क्या होती है, क्या कि पौधे का कोई सा भी भाग, जड़, तना, पत्ती, फूल जो अपने समान नए संतति उत्पन्न कर दे वो क्या कहलाता है, बीज कहलाता है। ये तुम्हारे को वैज्ञानिक परिभाषा, इसकी दो परिभाषा होती है। कितनी होती है सर, इसकी परिभाषा कितनी होती है, इसकी परिभाषा 2 होती है। और दोनों देखो, एक तो कौन सी होती है सस्य विज्ञान के अनुसार और दूसरी कौन सी होती है वैज्ञानिकों के अनुसार। ये बोल के बता दो तुम्हारे को, तुम बोलो तो हाँ सर बोल के बता दो, विज्ञानिक के अनुसार लिख देना। सस्य विज्ञान की परिभाषा क्या है, सस्य के अनुसार ये है कि पौधे का कोई सा भी सूक्ष्म भाग, जिसे मान लो तुम ले सकते हो, ये एक परिभाषा तुम्हारे सामने बोलता हूं मैं, क्या कि पौधे का कोई सा भी भाग, जड़, तना, पत्ती, फूल जो अपने समान नए संतति उत्पन्न कर दे वो क्या कहलाता है, बीज कहलाता है। और अगला क्या है वैज्ञानिकों के अनुसार, वैज्ञानिकों के अनुसार क्या है परिपक्व बीजांड। परिपक्व बीजांड ये क्या है, परिपक्व भ्रूण। दो बात होती है बेटा, परिपक्व बीजांड क्या कहलाता है, परिपक्व भ्रूण वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बेटा क्या बीज। और परिपक्व बीजांड क्या कहलाता है, फल कहलाता है। क्या कहलाता है, फल कहलाता है। सस्य विज्ञान के अनुसार क्या लिखोगे, पौधे का कोई सा भी भाग जो अपने समान क्या दे दे, नई संतति उत्पन्न कर दे वो क्या कहलाता है, बीज कहलाता है। आगे क्या है, सस्य विज्ञान को परिभाषित कीजिए। अरे सस्य विज्ञान की परिभाषा क्या है, विज्ञान की वह शाखा या कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा प्रबंधन एवं फसल प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। मैं लिखता हूं बेटा ये तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या फसल प्रबंधन व मृदा प्रबंधन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और उस शाखा को क्या बोलते हैं अपन, सस्य विज्ञान। अगला पॉइंट देखो, मिश्रित खेती को परिभाषित कीजिए। मिश्रित खेती का मतलब क्या है कि फसल को किसी खेत में किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय, किसी क्षेत्र में निश्चित समय में फसलों को एक साथ और वो क्या कहलाता है, मिश्रित खेती कहलाती है। जैसे इसका उदाहरण लिख लो, एक मक्का की 2 पंक्तियों के बाद उड़द की 2 पंक्तियां। और ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी तुम्हारे मिश्रित खेती। क्या कहलाएगी, किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय 2 फसलों को एक साथ मिलाकर बोना क्या कहलाता है, मिश्रित खेती कहलाता है। और उसका उद्देश्य क्या है, पंक्तियों को एक साथ, मक्का की 2 पंक्तियों के बाद में क्या करना, उड़द की 2 पंक्तियां उसमें मिश्रित कर देना। आगे देखो, आगे क्या है, आगे पूछ रहा है 1 वर्षीय खरपतवारों के उदाहरण लिखो। अरे 1 वर्षीय खरपतवारों कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। देखो फर्स्ट होता है खरीफ के खरपतवार, खरीफ के खरपतवार। और दूसरा क्या होता है, रबी के खरपतवार। देखो रबी के खरपतवार और खरीफ के खरपतवार, 1 वर्ष के अंदर 2 फसलें ली जाती है मुख्य, कौन सी, खरीफ और रबी। अब इनके खरपतवारों के नाम है। खरीफ के खरपतवार का मतलब क्या है कि वह खरपतवार जो अपना फसल चक्र क्या करेंगे, वर्षा ऋतु प्रारंभ होते ही स्टार्ट करेंगे और उसी ऋतु के अंदर क्या हो जाएंगे, उनका नष्ट हो जाएंगे। वो कौन से कहलाएंगे, खरीफ के। और रबी के क्या है, जो रबी ऋतु स्टार्ट होते, शीत ऋतु स्टार्ट होते क्या वो करेंगे, अपना जीवन काल करेंगे और क्या करेंगे, उसी में अपना क्या कर देंगे, अपना समाप्त कर देंगे जीवन। वो क्या कहलाएंगे, रबी के खरपतवार। तो इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। देखो खरीफ के खरपतवारों के नाम लिख लो 2, एक तो होता है पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा, और दूसरा क्या होता है, लसुआ।
देखो आगे रबी के खरपतवार में क्या आता है, एक तो आता है जंगली चौलाई, एक क्या आता है बथुआ, क्या आता है बथुआ, और ये कौन से हैं, ये कौन से खरपतवार बेटा, ये है रबी के खरपतवार। एक को लिखना चाहो तो एक और लिख लो, कृष्ण नील। ठीक है, ये कौन से खरपतवार है, रबी ऋतु के खरपतवार। अगला क्वेश्चन क्या है कि मूंगफली में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था कौन सी है, और मूंगफली में क्रांतिक अवस्था क्या होती है, मूंगफली में होती है सुइयां निकलने से पहले, वो सुइयां निकलती है गाइनोफोर, जिनको क्या बोलते हैं, जब मूंगफली के अंदर जड़ वर्दी करती है उनके नीचे सफेद सफेद वो निकलती है जड़ें, उनको क्या बोलते हैं सुइयां। तो लिखो सुइयां निकलने से लेकर जड़ जमने तक मुख्य अवस्था कौन सी है, सुइयां निकलते समय। आगे देखो आगे क्या है, आम में एकांतर फलन को समझाइए। आम में एकांतर फलन को ऐसे समझ लो, क्या क्या एक वर्ष तक क्या करना, फल देना, और एक वर्ष फल नहीं देना, वो क्या कहलाता है, एकांतर फलन कहलाता है। तो देखो ये समस्या किसमें होती है, आम में, इसको क्या बोलते हैं, ऑफ ईयर और ऑन ईयर। आम में एक वर्ष फल उत्पादन तथा एक वर्ष बिना फल उत्पादन, वो क्या कहलाता है, आम में और एकांतरण फलन कहलाता है। आगे देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में देखो फसल चक्र क्या है, वो इसके सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। फसल चक्र क्या है, फसल चक्र का मतलब क्या है, क्रॉप रोटेशन क्या है, कि फसल चक्र का मतलब ये होता है कि किसी क्षेत्र में उसे परिभाषा लिखो पहले इसकी, किसी क्षेत्र में निश्चित समय में एक साथ फसलों को इस प्रकार सम्मिलित करना जिससे कि उनकी वृद्धि व उपज पर कोई प्रभाव न पड़े। और फसल उल्लेख सिद्धांत का उल्लेख भी क्या करोगे, फसल चक्र में कौन सी फसलें शामिल करनी चाहिए, दलहनी लेनी तो उसके बाद कौन सी लेनी चाहिए, गैर दलहनी लेनी चाहिए, गहरी जड़ वाली ले ली तो उसके बाद कौन सी जड़ वाली लेनी चाहिए, उतरी जड़ वाली लेनी चाहिए, अधिक पानी वाली ले ली तो उसके बाद में कौन सी लेनी चाहिए, कम पानी वाली लेनी चाहिए, क्या है उसके सिद्धांत है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फड़किया रोग के लक्षण है। फड़किया रोग क्या है, एक रोग है जो किसमें लगता है, पशुओं के अंदर, और कौन सा रोग है, फड़किया रोग। फड़किया रोग का मुख्य प्रभावित पशु कौन से हैं, भेड़ और बकरी। अधिकतर किसमें होता है ये, भेड़ और बकरियों में। और इसके लक्षण क्या है, लक्षण के अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें क्या होता है, पशु दांत, भेड़ और बकरी दांत किटकिटाती है, दांत किटकिटाती है। क्या है ये इसका प्रथम लक्षण। सेकंड लक्षण क्या है, पशु शांत व निर्मल हो जाता है। और ये किसके लक्षण है, फड़किया रोग के लक्षण। अगला लक्षण क्या है, पशु क्या करता है, पड़पड़ाता आता है, क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह उठ उठ के बढ़ता है, तो क्या बोलते हैं, पशु एक जगह बैठ नहीं पाता है। और ये किसके लक्षण है, फड़किया रोग के लक्षण। अगला क्या है, सिंचाई के उद्देश्य लिखिए। सिंचाई के उद्देश्य में क्या है, सिंचाई के उद्देश्य में तुम ऐसे याद रख लो। प्रथम उद्देश्य तो क्या है, क्या करेगी कि मृदा में क्या रहेगी, नमी की मात्रा उचित मात्रा में, या ऐसे लिखो, मृदा में नमी की मात्रा
बनाए रखना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो सेकेंड, सिंचाई से क्या होती है, पोषक तत्वों की क्या होती है, सिंचाई से, नेक्स्ट देखो, सिंचाई से पोषक तत्वों की प्राप्ति। और तीसरा उद्देश्य क्या है, तीसरा उद्देश्य ये है पौधों की कायिक वृद्धि के लिए आवश्यक। ठीक है, ये क्या है सिंचाई के उद्देश्य। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा, अगला पूछ रहा मृदा उर्वरता व उत्पादकता में कोई दो अंतर लिखिए। तो अंतर क्या लिखोगे, देखो फर्स्ट दो चलते तुम्हारी क्या चलते, एक तो मृदा उर्वरता, ये तुम्हारे उससे पहले वाले जो चैप्टर था उसकी जो पीवाई की बोर्ड सॉल्यूशन करवाया उसके अंदर वो करवा चुके थे, लेकिन एक बार और यहाँ पर देख लो क्वेश्चन आया है। तो क्या है, मृदा उर्वरता, और इधर क्या है, मृदा उत्पादकता। इसमें देखो इसमें एक बात ध्यान रखनी है, क्या है मृदा उर्वरता का मतलब क्या होता है, मृदा उर्वरता का मतलब ये होता है क्या कि किसी भी फसल को पोषक तत्व उपलब्ध कराने की क्षमता, उपलब्ध कराने की क्षमता, और वह क्षमता तो क्या कहलाएगी उसकी, मृदा उर्वरता। और मृदा उत्पादकता का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि फसल से प्रति हेक्टेयर उपज या रुपए में। नेक्स्ट क्या है, उर्वर मृदा हमेशा उत्पादक नहीं हो सकती, उत्पादक नहीं हो सकती है। कैसे नहीं हो सकती है, क्योंकि उर्वर मृदा मान लो कितनी हो तुम्हारी, लेकिन क्या है अगर मान लो उसमें किसी भी प्रकार की हानि हो गई, पाला पड़ गया, बारिश अधिक आ गई, तो क्या होगा, वो क्या नहीं कर पाएगी, उत्पादन नहीं कर पाएगी। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखो उत्पादक मृदा हमेशा उर्वर होती है। समझे बात को, कितने डिफरेंसेस पूछ रहे थे, दो अंतर, और दो अंतर तुम्हारे आगे करवा चुके हैं। अगला पूछ रहा है निरपेक्ष खरपतवार क्या है, निरपेक्ष खरपतवार का मतलब है वह खरपतवार जो फसल को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, निरपेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। इसमें सभी खरपतवार आते हैं। फसल को इसमें एक वर्षीय, द्विवर्षीय व बहुवर्षीय खरपतवारों को सम्मिलित किया जाता है। और इसके उदाहरण लिखना चाहो तो उदाहरण भी लिख लेना। जैसे आ गया पत्थर चट्टा, आ गई कृष्ण नील, आगे क्या आ गया, गाजर घास। ये कौन से खरपतवार है, निरपेक्ष खरपतवार। आगे देखो आगे क्या पूछ रहा है, आगे क्वेश्चन तुम्हारे सामने पादप संवर्धन की साधारण विधि का नामांकित चित्र बनाई है। और ये क्वेश्चन बच रहे तुम्हारे, ये कितने क्वेश्चन रह रहे तुम्हारे, ये बच रहे ना 5-10 जो भी क्वेश्चन, इनका अपन अगली वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि अभी सॉल्यूशन में तुम्हारे 4-5 क्वेश्चन गए, इनका क्या करेंगे अगली वीडियो में करवा देंगे। ये करवा दें,
इसमें करवा दिया क्या। साधारण दाब विधि में क्या है, साधारण दाब विधि के अंदर है क्या है, एक पौधा है, पौधे की क्या है, एक मूलवंत शाखा लेंगे और उसको क्या करेंगे, मर्दा के अंदर दबा देंगे। समझे बात को। वो क्या कहलाएगी उसकी, अरे उसकी क्या कहलाएगी, वो साधारण दाब विधि। इसका नामांकित चित्र बनाना है, नामांकित चित्र बनाइए। नामांकित चित्र में क्या करोगे, क्या देखो, ये कोई पौधा है और इसके क्या लिए पुणे एक शाखा ली और शाखा को क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, कौन सी विधि बता दी, साधारण दाब विधि। इसमें क्या करते हैं, मूल वृंत को लेते हैं और मूल वृंत को क्या करते हैं, मर्दा के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर कटान लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यहाँ पर कटान लगाएंगे। कितने सेंटीमीटर का, यहाँ कटान लगाएंगे कितने सेंटीमीटर का, 2.5 सेंटीमीटर का। लगा दिया, एक कटान लगा दिया और कटान लगाने क्या करेंगे, यहाँ पे कितने माह, 1.5 माह बाद क्या हो जाएगी, यहाँ से जड़ें पूर्ण प्रारंभ हो जाएगी और क्या कर देंगे, फिर मूल वृंत से क्या कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे। और कितना सेंटीमीटर रखेंगे इसको, इसको रखेंगे बेटा 15 से 20 सेंटीमीटर। क्या रखेंगे, मर्दा से ऊपर रखेंगे। ठीक है, ये कौन सा विधि था, इधर साधारण दाब विधि। देखो नेक्स्ट क्या था, फलोद्यान में पौधे लगाने की पंचभुजाकार विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। पंचभुजाकार विधि का मतलब क्या है, ये किसके समान है, इस विधि का एक एरो में लिखना चाहो तो क्या विधि है, वर्गाकार विधि के समान। परंतु क्या है, इसके अंदर क्या लिया जाता है, एक पूरक पौधा लिया जाता है। पूरक पौधा अतिरिक्त। इसके अंदर क्या है, इसमें क्या लगेगा, 4 फल वृक्ष तो समान लगते हैं और वो तो कौन सी विधि के अंदर लगते हैं, वर्गाकार विधि के अंदर। इसमें क्या करेंगे, इसमें एक और पौधा लगा देंगे बीच में, कौन सा कहलाएगा, पूरक पौधा। और पूरक पौधा कौन सा होता है, ये पूरक पौधे के अंदर कौन कौन से शामिल किए जाते हैं, वो देखो पूरक पौधा। और इसमें क्या क्या लिए जाते हैं, इसमें लिए जाते हैं तुम्हारे पपीता और केला और फालसा। पपीता, केला और फालसा। समझे बात को। क्या करना, पंचभुजाकार विधि का सचित्र संक्षिप्त वर्णन कीजिए। के अंदर क्या कहता, पंचभुजाकार विधि क्या होती है, ये विधि वर्गाकार विधि के समान ही होती है। इसमें सिर्फ एक पूरक पौधा अतिरिक्त लगाया जाता है और पूरक पौधा क्या रहता है, मध्य में लगाया जाता है। और इससे कितना गुना, वर्गाकार विधि की तुलना में कितने गुने, इसकी तुलना में 2 गुने अधिक पौधे। ठीक है, ये कौन सी विधि है, ये बेटा कौन सी विधि, ये तुम्हारे पंचभुजाकार विधि। आगे कौन सा क्वेश्चन बता तुम्हारे, पशुपालन पशु स्वास्थ्य प्रबंधन में शामिल करना चाहिए। पशु स्वास्थ्य प्रबंधन में क्या करना चाहिए, पशु अगर किसी प्रकार का बीमार हो तो उसको क्या करना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। तो फर्स्ट क्या है, बीमार पशु को अलग। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, समय पर टीकाकरण। समझे बात को। और क्या है, गाय की होलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल की कोई 3 विशेषताएं लिखी है। ये क्या है, गाय की विदेशी नस्ल। सेकंड क्या है, सबसे भारवाहक नस्ल। और तीसरा क्या है, सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन। और ये कौन सी नस्ल की विशेषता है, ये तुम्हारे होलिस्टीन फ्रीजियन की। आगे देखो, आगे यही आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। आज की क्लास में मैंने देखा प्री बोर्ड सेकंड, प्री बोर्ड थर्ड तुम्हारे बचा हुआ है। इसके अलावा तुम्हारे क्या है, इस चैनल के ऊपर तुम्हारे हाफ ईयरली का पेपर का सॉल्यूशन हो चुका है। इसके बाद मॉडल पेपर का करवा चुके हैं। ये प्री बोर्ड फर्स्ट और सेकंड हो गया आज। इसके अलावा बचा कितने अपने पास सिर्फ एक प्री बोर्ड बचा है और वो प्री बोर्ड होने के बाद में उसका भी सॉल्यूशन करवा देंगे तुम्हारे सामने। आज ये था तुम्हारे कौन सा, सेकंड वाला। अब कौन सा बचा है, थर्ड वाला। इनके अलावा जितने भी अभी तुम्हारे पास कंटेंट नहीं है, कोई से भी चैप्टर में तुम्हारे को डाउट लग रहा, उस चैप्टर का नाम कमेंट करो ताकि उसकी वीडियो लेके आ जाएंगे। अब पूरा सिलेबस नहीं हो पाएगा, अब यूट्यूब पे क्या करवा नहीं सकते, पूरा सिलेबस नहीं हो सकता है। तुम्हारे बचा हुआ जो पार्ट है जिसमें कोई डाउट है उसका तुम कमेंट करो, उसकी वीडियो के लिए तुम्हारे पास आएगी। ठीक है, आज के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और देखते रहो लक्ष्य क्लासेस यूट्यूब चैनल। ठीक है, थैंक यू।